आज हम लोग सरसों के प्रमुख बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। सरसों की फसल में प्रमुख रूप से वाइट रस्ट, लीफ ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, स्क्लेरोटिना, स्टेम रॉट प्रमुख इसकी बीमारियां हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से और जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है वाइट रस्ट, लीफ ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू और स्क्लेरोटिना स्टेम रॉट प्रमुख है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो बीमारी है वो वाइट रस्ट है। इस वाइट रस्ट के कारण फसलों में लगभग 23 से 54% तक हानि देखी गई है। वाइट रस्ट का जो सिम्टम है वो बुआई के लगभग 30 से 40 दिन बाद दिखाई देने लगता है और इसमें दो तरह के सिम्टम प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। एक होता है लोकल इन्फेक्शन और एक होता है सिस्टमिक इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन में आप देखेंगे तो पत्तियों के निचली सतह पे आपको वाइट या क्रीमी वाइट कलर के ब्लिस्टर जैसे आपको लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। पास्चूल्स जैसा होता है, जैसे रस्ट होती है वीट का रस्ट, उसमें रस्टी अपीयरेंस होता है और इसमें वाइट होता है, यानी आप छू के इसको अगर देखेंगे तो थोड़ा सा उभरा हुआ खुरदुरा होता है, जैसे कि उसका एपिडर्मिस रप्चर किया हो, उस तरह का लक्षण इसमें दिखाई देता है। सीवियर कंडीशन जब होती है शुरू में इस तरह से लक्षण आपको पास्चूल जैसे क्रीमी वाइट पास्चूल दिखाई देते हैं। बाद में ये जो पास्चूल्स है, सीवियर कंडीशन जब होता है या फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये पास्चूल्स मिलके ये बड़े आकार का रूप ले लेती हैं और वो काफ़ी पत्ती के बड़े भाग को कवर करती हैं। ये इरेगुलर भी होता है और इसके ही करस्पॉन्डिंग इस पास्चूल्स के अगर हम ऊपरी भाग को देखेंगे तो इस तरह से हमको ये क्लोरेटिक रीजन अपर लीफ में, ये चूंकि स्पॉट जो आपके लोअर सरफेस में बन रही है तो उसके जस्ट करस्पॉन्डिंग आप अपर सरफेस में देखेंगे तो इस तरह से ये क्लोरेटिक स्पॉट येलोइश कलर का हमको ये दिखाई देता है। सीवियर कंडीशन जब होती है तो ये जो है आपके तने पे, इन्फ्लोरेसेंस पे, बड्स पे या जो भी एरियल पार्ट्स है उसमें दिखाई देने लगता है। और ये जो वाइट पास्चूल दिखाई दे रहा है ये दरअसल में पैथोजेंस के स्पोरेंजिया होती है। इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसकी जो स्पोरेंजिया है हमको क्लियर कट समझ में आएगी। दूसरा जो इन्फेक्शन होता है वो सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है। इसमें आपकी पत्तियां जो है मोटी हो जाती हैं, उसकी मोटाई बढ़ जाती है, मांसल हो जाती है, पीले रंग की हो जाएगी और मुड़ी हुई विकृत जैसे उसकी संरचना हमको दिखाई देने लगती है। उसका जो तना है वो फूल जाता है, इन्फ्लोरेसेंसेस जो उसकी पुष्पक्रम है वो मुड़ जाता है, बर्ड जो है वो एक लेटरल ब्रांचेज जैसे संरचना में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि ये फोटोग्राफ्स में हम देख पा रहे हैं, जितने भी उसके अबव पार्ट्स हैं, चाहे हम उसमें पत्ती की बात करें या पोर्ट्स की बात करें या उसके तने की बात करें, तो कुछ इस तरह से संरचनाओं में वो परिवर्तित होने लगता है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये ट्विस्ट हो जाती है, थिक हो जाती है या इस तरह से वो ट्विस्ट होके ये जो देख पा रही है थोड़ी मोटी संरचना में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से तने जो है या उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह से हमको संरचना इसकी जो सिस्टमिक इन्फेक्शन है, जिसे हम सर्वांगी संक्रमण कहते हैं हिंदी में, इस तरह से वो चेंज हो जाती है। इसका काजल ऑर्गेनिज्म है एल्बुगो कैंडिडा पैथोजेंस के कारण होती है और ये पर्नोस्पोरेल्स ऑर्डर्स के अंतर्गत आती है। इसकी स्पीसीज जो है कैंडिडा है, एल्बिगो। इसी तरह की संरचनाएं आपको एल्बिगो कैंडिडा जो है वाइट रस्ट आपको लाल भाजी में प्रायः देखने में आता है। इस पैथोजेंस की सबसे बात होती है कि पर्नोस्पोर जो है उस पूरा ऑर्डर जो है वो उसका माइसीलियल जो है सिनोसिटिक होती है और इसमें नॉब लाइक हस्टोरिया बनाती है। स्पोरेंजिया जो है वो छोटा होता है, क्लब सेड होती है और
इसमें स्पोरेंजियोफोर जो है वो छोटी होती है। स्पोरेंजिया आप देखेंगे इसमें ग्लोबोस या स्फेरिकल शेप्ड होती है, और ये मेन इसका होता है कि ये बेसिपेटल सक्सेशन में बनती है। बेसिपेटल का मतलब ही होता है, बेसी का मतलब बेस पे नया, और जो ओल्ड है वो टिप में बनता है। तो ये इसका मेन कैरेक्टर है कि स्पोरेंजिया जो स्पोरेंजियोफोर में बनती है वो बेसिपेटल होती है। और इसका जो यूस्पोर होता है, जिसको हम रेस्टिंग स्पोर्स भी बोलते हैं, वो डबल वॉल्ड होती है। आउटर लेयर उसका वाल जो है थिक होता है, स्पाइनी होती है। इस तरह से जैसे रस्ट में होता है कि वो अपना इपीडर्मिस, होस्ट का इपीडर्मिस रप्चर करके बाहर निकलता है और उसमें यूरोडोस्पोर्स दिखाई देता है, ऐसे ही ये भी रस्ट के जैसे होस्ट की इपीडर्मिस को रप्चर करके बाहर आती है, जो कि हमको वाइटिस इसमें लीफ में जैसे हम देख पा रहे थे। तो वो जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियोफोर्स छोटी होती है, आप देख पा रहे हैं जैसे ये शॉर्ट होती है स्पोरेंजियोफोर। इस पे जो स्पोरेंजिया चेन में लगी हुई है बेसिपेटल, यानी बेस पे नया है, और ये जो ऊपर की भाग देख रहे हैं वो पुराना होता है। इसका डिजीज साइकिल चूंकि प्राइमरी इन्फेक्शन जो होती है, जो ऊस्पोर्स के रूप में सरवाइव करती है इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज पे या वीट पे सरवाइव करती है, और जो सेकेंडरी एक बार इन्फेक्शन होने के बाद जब उसमें स्पोरेंजिया बनने लगता है, जब हमको लीफ में सिम्टम दिखाई देने लगता है, तो वो स्पोरेंजिया और वो जो पास्चूस पे बनती है उसके द्वारा फिर जो स्पोर और स्पोरेंजिया के द्वारा वो सेकेंडरी इन्फेक्शन करती है। तो इस तरह से इसका डिजीज साइकिल चलता है। फर्स्ट इन्फेक्शन आपकी स्पोर्स के द्वारा होती है, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो स्पोरेंजिया एंजियोस्पोर्स जो उसके पास्चूस में बनती है उसके द्वारा ये होती है। इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर होती है 4 से 10 डिग्री जो टेम्परेचर है मिनिमम टेम्परेचर, और मैक्सिमम 16 से 22 के बीच, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिनिमम 40 से 45 और मैक्सिमम अगर 90% है तो ये उस डिजीज़ को फेवर करती है। इसके मैनेजमेंट के लिए देखते हैं कि हम जो भी सीड्स ले रहे हैं वो डिजीज़ फ्री सोर्स से होना चाहिए, क्लीन कल्टीवेशन हो, क्योंकि वो स्पोर्स के माध्यम से प्राइमरी इन्फेक्शन हो रही है, तो जो उसके जितने प्लांट डेवरीज है उसको हमको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करना चाहिए। अर्ली सोइंग या नॉर्मल जो सोइंग है वो, उससे अगर हम अर्ली सोइंग कर रहे हैं तो इससे नुकसान कम होती है, क्योंकि वो पीरियड को स्केप कर जाती है। क्रॉप रोटेशन करें, सीड ट्रीटमेंट जो भी मेटल एक्सिल है, MZ 2 ग्राम पर केजी सीड, या फोस्टाइल एनुमिना आती है, इसके हम 1 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से, और अगर फील्ड में कंडीशन दिख रही है, सीवियरिटी हमको ज़्यादा दिख रही है, तो फिर इसी मेटल एक्सिल का हम या फोस्टाइल एनुमिना का हम 1.5 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सॉल्यूशन तैयार करके हम उसको स्प्रे करें। सीवियरिटी अगर उससे कम नहीं होती है या लगातार बना हुआ है तो फिर से हम 10 से 12 दिन के अंतराल में, जैसे कि आवश्यकता अनुसार, फिर हम उसकी छिड़काव करें। कुछ रेजिस्टेंस वैरायटी है जैसे PR15 है, TM20 है, ये रेसिस्टेंट वैरायटी को लगाने से इसकी सीवियरिटी कम से कम देखी जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण जो डिजीज़ है वो, इसको हम अल्टरनेरिया ब्लाइट कहें या लीफ ब्लाइट आप मस्टर्ड कहें, इसके द्वारा होती है। ये सभी जो भी एरियल पार्ट्स हैं पौधे के उसको नुकसान पहुंचाती है, और इसमें शुरुआती अवस्था में कॉटिलीडन्स में ये छोटे स्मॉल लाइट ब्राउन लीजन के रूप में इसका स्पॉट्स अपीयर होता है। निचली पत्तियों में डार्क ग्रीन या ब्राउन ब्लैक स्कैटर्ड तरीके छोटे छोटे स्पॉट के रूप में बनती है। जैसे भी अनुकूल वातावरण मिलता है ये साइज में बढ़ती है, और ये अपर सरफेस, पत्ती के अपर सरफेस, स्टेम, पोर्ट्स में इसका जो सिम्टम है ये देखा जा सकता है। इस स्पॉट को अगर हम गौर से देखते हैं तो ये स्पॉट में हमको कॉन्सेंट्रिक रिंग, जैसे टारगेट बोर्ड होता है निशाना लगाने वाली, इस तरह से कॉन्सेंट्रिक रिंग, अगर इसी को हम इनलार्ज थोड़ा करते हैं तो इस तरह से आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग दिखाई देने लगता है।
इसकी जो कंडीशन होती है बाद की अवस्था में, हम देखेंगे इस फोटोग्राफ्स में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये कॉन्सेंट्रिक रिंग के बाहर भाग में आपको येलोइश जोन दिखाई देता है, सभी स्पॉट्स में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी प्रमुख पहचान है, कॉन्सेंट्रिक रिंग बनती है और उसके बाहरी भाग में आपको येलोइश जोन दिखता है। इसका कॉजनलिज्म अल्टरनेरिया ब्रेसिकी या अल्टरनेरिया अल्टरनाटा ये सभी के द्वारा होती है। अब हम ब्रेसिकोला भी कहते हैं। ये ड्यूट्रोमाइकोटिना ग्रुप का है और इसमें जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें माइसीलियल जो है सेप्टेट होती है, इंटरसेलुलर ब्रांच्ड है, लाइट ब्राउन टू बिकम डार्कर एज के साथ चेंज होती है। कोनिडियोफोर शॉर्ट होती है, डार्क कलर का होती है और सबसे महत्वपूर्ण इस ग्रुप की पहचान है कि इसमें जो कोनेडिया होती है वो एक्रोपिटल सक्सेशन में होती है। जैसे कि हमने पिछले में देखा था कि वो बेसिपेटल होता है आपके वाइट रस्ट में, इसमें जो इसका कोनेडिया है वो एक्रोपिटल होता है और यानी टिप में यंग होती है और डार्क कलर का होता है और महत्वपूर्ण है म्यूरिफॉर्म होता है। तो ये तीन करेक्टर इसका आइडेंटिफाई करेक्टर है। तो एक्रोपिटल सक्सेशन में इसका कोनेडिया अरेंज होती है कोनिडियोफोर पे, दूसरा डार्क कलर होता है और म्यूरिफॉर्म होती है। म्यूरिफॉर्म का मतलब होता है कि इसमें दोनों तरह के सेप्टा, ट्रांसवर्स सेप्टा और लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा दोनों पाया जाता है। इसका डिजीज साइकिल भी, चूँकि पैथोजन जो है इंटरनल सीड बॉर्न होती है और इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज दोनों के माध्यम से प्राइमरी इन्फेक्शन होता है और कुछ वीड्स में भी ये सर्वाइव करते हैं एज ए प्राइमरी इनोकुलम। और सेकेंडरी इनोकुलम एक बार डिजीज होने के बाद जो उसमें कोनेडिया बनता है वो एयरबॉर्न के माध्यम से सेकेंडरी इन्फेक्शन करती है। इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है, मिनिमम देखेंगे तो 6 से 10 डिग्री टेम्परेचर में भी सर्वाइव करती है ये अच्छी, और मैक्सिमम 18 to 25 डिग्री टेम्परेचर में ये इसका इन्फेक्शन जो है ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी इसमें मिनिमम कम से कम 40 से 60% होना चाहिए और मैक्सिमम ये 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। पोर्ट फार्मेशन के समय अगर 20 mm रेनफॉल होती है तो ये इसकी डिजीज सिवियरिटी को ये बढ़ाती है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होती है तो ये इसका इन्फेक्शन हमको ज़्यादा मिलता है। इसी प्रकार से इसका मैनेजमेंट के लिए भी, चूँकि इंटरनली सीड बॉर्न है तो हमको सीड ट्रीटमेंट जो कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब का मिक्स फार्मुलेशन है उसके 2 ग्राम पर केजी की सीड के हिसाब से, चूँकि इन्फेक्शन प्राइमरी इन्फेक्शन वीड्स में या उसके प्लांट डेब्रीज में भी सर्वाइव करती है तो ये क्लीन कल्टीवेशन रखे। और इंटरनल सीड बॉर्न के लिए हमेशा कहा जाता है कि हम सीड जो कर रहे हैं उसको हॉट वाटर से करें। तो इसके लिए रिकमेंडेड है कि हम 50 डिग्री टेम्परेचर में 30 मिनट के लिए इसको हॉट वाटर ट्रीट करें। और खड़ी फसल में अगर रोग ज़्यादा हमको दिखाई दे रही है तो बहुत सारे फंजीसाइड्स हैं, जैसे क्लोरेंट्रिनिन, केप्टान है, केप्टाफोल है, मेनकोजेब है और क्लोरेंट्रिनिफोल है। ये कवच के नाम से आपको मार्केट मिलती है। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का है, या हम कहें कि जो टेबुकोनाजोल ग्रुप की फंजीसाइड्स हैं इसका भी उपयोग हम लोग 3 ग्राम या 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम सॉल्यूशन बना के कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रेजिस्टेंस वैरायटी है, जैसे CSR 43 है, 142 है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट डिजीज जो है इसमें डाउनी मिल्ड्यू है। और डाउनी मिल्ड्यू के बारे में जैसे कि देखते हैं कि इसमें ग्रेइश वाइट इरेगुलर नेक्रोटिक पैचेस बनती है जो कि लोअर सरफेस में पहले बनती है। आप देखेंगे इस तरह से आपको पैचेस कॉटनी ग्रोथ दिखाई देती है। और जस्ट इसके अपर सरफेस को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमको ये इरेगुलर पेच, इसमें क्लोरोटिक पेच हमको दिखाई पड़ता है। तो ये लोअर सरफेस में इस तरह से कॉटनी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। और जस्ट उसके करस्पॉन्डिंग अगर अपर सरफेस को देखेंगे तो इरेगुलर येलोइश पेचेस
हमको इसमें दिखाई देता है। इसकी जो डिजीज़ है वो पर्नोस्पोरा होती है, पर्नोस्पोरा पैरासिटिका के कारण, और इसका भी जो ऑर्डर है वो पर्नोस्पोरोल्स है। दूसरे डिजीज़ में भी हमने देखा था, दूसरे क्रॉप डिजीज़ में, डाउनी मिल्ड्यू में, कि उसका जो इटियोलॉजी है ये हाइलाइन होती है, माइसीलियन जो है सिनोसिटिक है इस ग्रुप का, और इसमें जो स्पोरेंजियोफोर बनती है और स्पोरेंजिया यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि इसके बारे में हम पहले भी चर्चा की हैं कि डिटर्मिनेट टाइप का इसमें ग्रोथ होता है, और 2/3 इसमें जो पहले अनब्रांच्ड होती है मोर लेंथ में, फिर वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड में चेंज होती है। यानी इस तरह से जो पहले तो ये ब्रांचिंग नहीं होती है, जब ब्रांच होती है तो दोनों तरफ ब्रांचिंग होती है। इसको हम डाइकोटोमसली ब्रांच्ड बोलते हैं। पॉइंटेड टिप होता है, पॉइंटेड टिप में ये स्पोरेंजिया जो है वो बियर करती है। और दूसरी जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, जो यहाँ जो स्पोरेंजिया बियर होती है, इसको स्टिग्माटा कहते हैं, और ये राइट एंगल पे ब्रांचिंग होती है। यानी एक ब्रांचिंग जो है ये जिसको हम डाइकोटोमसली ब्रांच कहते हैं, यानी इस तरह की ब्रांचिंग दोनों तरफ ब्रांच होती है, और एक बार ब्रांच होने के बाद फिर से वो अगेन ब्रांच होती है। जैसे यहाँ पे जो ब्रांच देख रहे हैं उसको कहते हैं क्विट एंगल ब्रांचिंग। तो इस तरह से दो इसकी आइडेंटिफाई कैरेक्टर होती है। और इसमें जो स्पोरेंजिया है वो जैसे कि देख पा रहे हैं हम लोग फोटोग्राफ्स में भी, ये स्फेरिकल है, ओवल या इलिप्टिकल सिंगल सेल्ड होती है, और ऊस्पोर्स जो है वो थिक वॉल्ड होता है। डिजीज साइकिल इसका ऊस्पोर्स के माध्यम से ही जो अफेक्टेड प्लांट टिश्यूज है इसमें सॉइल्स में पड़ा रहता है, या वीड होस्ट में ये सरवाइव करती है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन जो है हमको ऊस्पोर्स के माध्यम से होती है। फेवरेबल कंडीशन इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 10 से 20 डिग्री में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 90% से कम हो तो ये डिजीज़ को फेवर करती है। इसके मैनेजमेंट के लिए भी सभी बातें वही होती हैं जो कि चूँकि हम ये प्लांट डेब्रीज में भी रहती है, तो क्लीन कल्टीवेशन होना चाहिए। जो भी हम सीड कलेक्ट कर रहे हैं वो डिजीज़ फ्री क्रॉप से होनी चाहिए, सर्टिफाइड हो। चूँकि सॉइल में भी इसकी वो स्पोर्स सर्वाइव करती है, पड़े रहती है प्लांट डेब्रीज के माध्यम से। तो समर में अगर डीप फ्लोइंग करते हैं तो इसके पॉपुलेशन को हम स्पोर पॉपुलेशन का रिड्यूस कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन करें 3 से 4 साल का, अर्ली सोइंग, और अगर ये सीड ट्रीटमेंट इसको करें मेटल एक्सिल से 2 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से। और अगर ये फसल में दिखाई दे रही है तो इसमें हम मेटल एक्सिल या फोस्टाइल एल्यूमिना की 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सॉल्यूशन तैयार करके हम उसको अगर स्प्रे करते हैं तो बहुत हद तक ये इसका नियंत्रण होता है। अनदर इम्पोर्टेंट जो इसकी बीमारी है वो है स्क्लेरोटिना स्टेम रॉट। इसमें देखते हैं कि एलोंगेटेड वाइट जो है वाटर सोक्ड हमको लीजन इसके स्टेम के नज़दीक में निचली भाग में इस पोर्शन में हमको ये दिखाई देता है, और क्राउन पोर्शन या ज़मीन के जस्ट ऊपरी वाले भाग में ये हमको दिखता है। इसमें कॉटनी हमको माइसीलियल स्पष्ट रूप से देखने में आता है। दूर से देखने में हमको वाइट उसमें ग्रोथ जो कि पैथोजेंस का माइसीलियल होता है वो हमको दिखता है। और इसमें जो बाद की अवस्था में देखेंगे तो इसमें स्क्लेरोसिया बनता है। चूँकि वो वाइटिश माइसीलियल है, बाद में ब्राउन टू ब्लैक कलर का स्क्लेरोसिया उसमें बनता है, जो कि हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरह से ब्लैक कलर का उसमें छोटे छोटे दाने जैसा इसमें दिखाई देने लगता है, जहाँ पे वो सिम्टम्स हमको विजिबल हो रही है उस पार्ट्स पे। इसका कार्सिनोजेनम जो है स्क्लेरोटिना स्क्लेरोटीरियम है, और इसमें इसका मेन आइडेंटिफाई कैरेक्टर यही होता है कि इसका माइसीलियल जो है वो ब्रांच्ड होती है और क्लोजली सेप्टेड
उसमें हैप्पी होती है। और स्क्लेरोटिया जो है इसमें जो वो थिक और ग्रेन्युलर प्रोटोप्लाज्म से शॉर्ट सेल्ड होती है। और इसमें जो उसका एपोथीसिया है, ये मैच्योर एपोथीसिया जो है 6 से 9 mm क्रॉस होती है और जनरली 6 से 10 mm एबो उसके सॉइल सरफेस पे हमको दिखती है। और एस्कोस्पोर जो है वो आप इस फोटोग्राफ्स में देख पा रहे हैं, इस तरह से डिस्चार्ज होती है वो एस्को एपोथीसिया से फिर एस्कोस्पोर्स उसमें होती है, जो ऑलवेज लगभग 8 होती है उसमें। और एस्कस जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है और एस्कोस्पोर्स के माध्यम से आपका इन्फेक्शन जो है ये होती है। मॉइस्चर इसके लिए फेवरेबल है, 90 से 95% मॉइस्चर हो और एवरेज टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री के बीच हो तो ये उसके ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती है। और मॉइस्चर और टेम्परेचर इसके जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल होती है। मोस्टली दिसंबर के महीने में इससे ज़्यादा कंडीशन इस तरह से मिल पाती है। डिजीज साइकिल जो है वो माइसीलियल जो उसके डेट प्लांट या लाइव प्लांट में और ख़ास तौर से जो ब्लैक कलर की स्क्लेरोसिया उसमें बनती है स्क्लेरोसिया, उसमें उसके माध्यम से वो प्लांट पार्ट्स में या फिर सॉइल के सरफेस में सरवाइव करती है और सीड कंटेमिनेंट के माध्यम से ये इसका सर्वाइवल होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं इसमें स्टेम पे या ब्रांचेस पे लीजन में रहती है और वो स्क्लेरोसिया जो है वो सरवाइव करती हैं इसमें स्टेम कैविटी में, और फिर जो या तो सीड के माध्यम से या फिर सॉइल के माध्यम से वो सरवाइव करके अगले फसल को वो नुकसान पहुंचाती है। इस तरह से वो, और एस्कोस्पोर्स जो है जब एक बार क्रॉप में इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर एस्कोस्पोर्स के माध्यम से एयरबॉर्न होके वो दूसरी फसल को, प्लांट्स को वो सेकेंडरी इन्फेक्शन करती है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन दोनों स्क्लेरोसिया से और फिर सीड के माध्यम से भी प्राइमरी इन्फेक्शन होती है। इसके मैनेजमेंट के लिए देखते हैं कि प्लांट डेब्रीज को भी हमको हार्वेस्ट करके बर्न करना चाहिए, कलेक्ट करके समर डीप प्लॉगिंग करें, क्योंकि सॉइल के माध्यम से भी सर्वाइव होती है वो। दूसरा, ड्रेनेज उस फील्ड का प्रॉपर होना चाहिए, क्रॉप रोटेशन होना चाहिए और इसमें सीड ट्रीटमेंट करके हम इसको लगाएं, कार्बेंडाजिम से हो या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 3 ग्राम पर केजी के हैं, या फिर हम उसको अगर फील्ड में हमको दिखाई दे रहा है तो हम इसी कार्बेंडाजिम का या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का सलूशन हम बना के उसको स्प्रे करें। और दूसरा, अगर केमिकल के अलावा हम इसको ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस के द्वारा भी हम सीड ट्रीटमेंट इसको हम कर सकते हैं या सीडलिंग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं।